सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैंने आपसे एक बात करनी है। मूवी स्टार्ट बाद में करेंगे गाइस। बहुत सारे दिन हो गए मेरा चैनल डाउन चल रहा है। प्लीज आप थोड़ी सी सपोर्ट दिखाइए जिसकी वजह से मेरा चैनल सही हो जाए, क्योंकि पहले मेरे 1K 2K व्यूज क्रॉस कर जाते थे, लेकिन अभी 4-5 व्यूज ही आ रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट मुझे दिखाइए और लाइक और सब्सक्राइब करके आपने शेयर जरूर करना है, जिसकी वजह से आपके भाई का चैनल थोड़ा सा सही हो जाए। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कोरोना जैसी बेहद खतरनाक बीमारी की वजह से 500 करोड़ लोग दुनिया भर में मारे गए। इसके बाद अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और एक बच्चा डर से सहमा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। एक आदमी को गोली लगी थी जिसको बचाने के लिए एक औरत भागी, लेकिन अफसोस अब कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि ये सब जेम्स नाम के आदमी का सपना था। जब उसकी आंख खुली तो साल 2035 चल रहा था। वो जमीन की बहुत ही गहराई में कैद था। अब ये दुनिया इंसानों के रहने के लायक नहीं बची थी, इसलिए अब सारे इंसान अंडरग्राउंड छुप कर रहते थे। फिर कोल नाम के आदमी को काफी मोटा सूट पहनाकर धरती की सतह पर भेजा गया। जब कोल वहाँ पर पहुँचा तो चारों ओर बर्बादी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। खैर, कोल ने कुछ जिंदा कीड़े मकोड़े पकड़े और दोबारा वापस आ गया। फिर उसकी जमकर साफ सफाई करने के बाद उसे साइंटिस्टों के पास लाया गया। उन्होंने कहा कि हम कोल को बहुत ही बेहद जरूरी काम सौंपना चाहते हैं और अगर कोल ने इसे पूरा कर दिया तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। असल में साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर दी थी जिसकी वजह से वो समय के आगे पीछे जा सकते थे, यानी कि टाइम ट्रेवल वो कर सकते थे। वो लोग चाहते थे कि कोल टाइम के पीछे जाकर उस वायरस का पता लगाए ताकि वैज्ञानिक उसका इलाज ढूंढ सकें। आखिरकार कोल इस काम के लिए तैयार हो गया और उसे टाइम ट्रेवल के जरिए वक्त में पीछे भेज दिया गया। लेकिन वो साल 1996 में पहुंचने के बजाय 1990 में पहुंच गया, यानी कि सही समय से 6 साल पहले। यहाँ पर हम देखते हैं कि साल 1990 में कैथरीन नाम की लड़की, जो कि एक डॉक्टर थी, उसे एक पागल आदमी की जान पड़ताल करने के लिए बुलाया गया था। ये आदमी और कोई नहीं, कोल ही होता है। कैथरीन ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोल बेहद परेशान था। उसने कहा कि उसने बहुत ही खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी है। साथियों से ये लग रहा था कि वो 1996 में है, लेकिन कैथरीन ने उसे बताया कि ये तो साल 1990 है। इसके बाद कोल को पागलों के हॉस्पिटल में भेज दिया गया। यहाँ पर उसकी मुलाकात जेफरी नाम के एक लड़के से हुई। जेफरी ने जल्दी उससे दोस्ती कर ली और उसे पूरे पागल खाने में घुमाया। फिर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कोल से बात की। कोल ने उन्हें बताया कि आज से ठीक 6 साल बाद धरती का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। करीब 500 करोड़ लोग मारे जाएंगे सिर्फ एक वायरस की वजह से। लेकिन ये डॉक्टर एक पागल पर कहाँ यकीन करते। लेकिन फिर कोल ने उन्हें बताया कि मैं फ्यूचर से आया हुआ हूँ। फिर वो अपने साइंटिस्ट दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो फोन किसी औरत ने उठा लिया, क्योंकि साल 1990 में ये फोन नंबर किसी और के पास था। इसके बाद कोल एक दफा फिर से वही सपना देखता है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसके बाद अचानक उसकी आंख खुल गई। तब जेफरी ने उससे कहा कि तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलने का मेरे पास बढ़िया प्लान है। जेफरी ने बताया कि उसके पिता बहुत ही बड़े आदमी हैं, लेकिन तभी उसने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद गार्ड्स उसे पकड़कर ले गए। फिर अगली सुबह जेफरी वापस आया और कोल जानवरों पर एक्सपेरिमेंट होने वाली डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। जानवरों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर कोल ने कहा कि शायद इंसान धरती पर रहने के लायक है ही नहीं। ये सुनकर जेफरी ने कहा कि काफी अच्छा आइडिया है तुम्हारा। फिर जेफरी ने बताया कि उसने भागने के लिए चाबी चुरा ली है, लेकिन तब पोल नशे की वजह से होशो-हवास में था ही नहीं। इसके बाद जेफरी ने फिर से हंगामा किया और फिर कोल चाबी से दरवाजा खोलकर वहाँ से भागा, लेकिन वो बिल्डिंग से बाहर नहीं गया और जल्दी फिर गार्ड्स ने उसे पकड़कर एक कमरे में जंजीरों से बांध दिया। फिर डॉक्टर्स कैथरीन से बात कर रहे थे कि अचानक उन्हें खबर मिली कि कोल गायब हो गया है। एक बार फिर उसी सपने में हमें बच्चा दिखाया जाता है कि एक आदमी पुलिस से बचकर भाग रहा था। अचानक कोल की आंख खुली तो वो 2035 में वापस आ गया था। उसने साइंटिस्टों को बताया कि वो गलती से 1990 में पहुंच गया था। फिर साइंटिस्टों ने उसे बहुत सी तस्वीरें दिखाकर पूछा कि क्या उसने ऐसा कुछ देखा। तभी कोल ने जेफरी को पहचान लिया और अब वो एक बार फिर से उसी समय में वापस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो इस बार गलती से वर्ल्ड वॉर 1 में पहुंच गया। कोल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर अचानक से एक फौजी ने उसके पैर में गोली मार दी। खैर, एक बार कोल फिर से मशीन में बैठा, लेकिन वो इस बार बिल्कुल सही समय में पहुंच गया। इस टाइम में कैथरीन बहुत ही अच्छी और मशहूर डॉक्टर बन चुकी थी और वो कई लोगों के सामने दुनिया खत्म होने की अलग अलग थ्योरीज पर लेक्चर दे रही थी। फिर लेक्चर के बाद डॉक्टर पीटर्स नाम का एक आदमी उससे अपनी किताब पर साइन करवाने के लिए आया, लेकिन उसने कहा कि आबादी बहुत ज्यादा होने की वजह से धरती पर रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए जल्द ही इंसानों का खात्मा हो सकता है। बाद में जब कैथरीन वहाँ से निकली तो एक आदमी ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और उसे अपने साथ चलने को कहा और कैथरीन को याद आया कि ये तो वही आदमी है एक दिन कमरे से गायब हो गया था। खैर, अगले दिन वो दोनों एक होटल के कमरे में उठे। पॉल को आज भी वही सपना आया था, लेकिन इस बार उसने देखा कि वो औरत डॉक्टर कैथरीन थी। फिर कोल ने कैथरीन को आजाद किया और उसके
साथ गाड़ी में निकल गया। कॉल ने उसे बताया कि वो 12 मंकी नाम के लोगों को ढूंढ रहा है क्योंकि उन्होंने ही ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाया था। तभी अचानक उसने गाड़ी रुकवा दी क्योंकि उसे दोबारा पर 12 मंकीज का निशान दिखाई दिया। इस वक्त कैथरीन बचकर भाग सकती थी, लेकिन उसने भी सच का पता लगाने के लिए कॉल का पीछे करने का फैसला किया। उन निशानों के पीछे वो एक सुनसान थिएटर में आ पहुंचे जहाँ पर 2 गुंडों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन कॉल ने उनकी हड्डी पसली एक कर दी। वहाँ से निकलकर उसे एक सुअर का चेहरा दिखाई दिया जिसकी तस्वीर वैज्ञानिकों ने उसे दिखाई थी। वो तुरंत उसके स्टोर में घुसा तो वहाँ पर 3 लोग मौजूद थे। कॉल ने उन पर बंदूक तानकर 12 मंकीज ग्रुप के बारे में पूछा। तब ये खुलासा होता है कि ये ग्रुप जेफरी ने बनाया था। उसके पिता अलग अलग वायरस पर रिसर्च करते थे और जेफरी वायरस चुराने की फिराक में था। इसके बाद कॉल और कैथरीन आगे निकल पड़े, लेकिन रास्ते में वो एक जंगल में रुके जहाँ पर कैथरीन ने उसकी टांग में लगी हुई गोली को निकालकर उसके घाव पर पट्टी कर दी। कुछ समय के बाद कॉल जेफरी के पिता की पार्टी में जेफरी से मिला। कॉल ने उससे वायरस के बारे में पूछा तो जेफरी कहने लगा कि भाई मुझे इसके बारे में नहीं पता। जेफरी ने कहा कि वो 1990 में कॉल से मिला तो कॉल ही ने कहा था कि इंसान इस धरती में रहने के लायक नहीं है। ये सुनते ही कॉल ने जेफरी पर हमला कर दिया, लेकिन जल्द ही गार्ड्स ने उसे दबोच लिया। लेकिन वो जैसे तैसे भागकर जंगल में निकल गया जहाँ पर उसने गाड़ी के एक डिग्गी में कैथरीन को बांध कर रखा हुआ था। जैसे ही उसने डिग्गी खोली तो कैथरीन ने उसे मुक्का दे मारा। कॉल ने उसे बताया कि जेफरी की वजह से फ्यूचर में बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। तभी दूर से कई सारी लाइट्स जलती हुई दिखाई दी, यानी पुलिस कॉल को ढूंढते हुए वहाँ तक आ पहुंची थी। इधर कॉल ये सोचने लग गया कि धरती पर बिना वायरस की जिंदगी कितनी हसीन लगेगी। उसकी बातें सुनकर कैथरीन ने एक दफा फिर से उसकी मदद करने को सोचा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो कॉल वहाँ से गायब हो चुका था। फिर पुलिस कैथरीन को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन ले आई जहाँ पर कैथरीन ने कॉल की सारी कहानी बताई। पुलिस वालों को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर अचानक से गायब कैसे हो सकता है। उधर कॉल 2035 में वापस पहुँच गया था जहाँ पर उसे लगा कि सभी वैज्ञानिक उसे गाना सुना रहे हैं। वो सब लोग काफी खुश थे क्योंकि कॉल 12 मंकी ग्रुप्स की काफी इंफॉर्मेशन लेकर आया था, लेकिन कॉल बेहद परेशान था क्योंकि समय में बार बार आगे पीछे जाने की वजह से उसे लग रहा था कि वो मेंटल हो रहा है। तब वैज्ञानिकों ने उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। उधर कैथरीन को भी बुरे सपने आ रहे थे। फिर एक पुलिस वाले ने उसे बताया कि जो गोली उसने कॉल की टांग से निकाली थी कि वो साल 1920 के समय के पहले चलाई गई थी। ये सुनकर कैथरीन के होश ही उड़ गए और कुछ पुराने दस्तावेज चेक करने के बाद उसे एक तस्वीर मिली जिससे ये पता चला कि कॉल झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में पहले वर्ल्ड वार में भी मौजूद था। फिर कैथरीन ने जेफरी के पिता को टेलीफोन करके उनके लैब की सुरक्षा के लिए सावधान किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर हम देखते हैं कि इसी लैब में डॉक्टर पीटर्स काम करता था जो कि पहले कैथरीन का लेक्चर सुनने के लिए आया हुआ था। इधर 2035 में कॉल वैज्ञानिकों के साथ वायरस की शुरुआत के बारे में चर्चा कर रहा था और जल्दी उसे एक बार फिर से 1996 में भेजने का फैसला कर लिया। वहीं कैथरीन उसी स्टोर के बाहर पहुंची जहां पर जेफरी और उसके साथी अपना अगला प्लान बना रहे थे। तभी कॉल भी वहां पर आ गया, लेकिन जेफरी उसे लेकर वहां से भागी क्योंकि पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। फिर उन दोनों ने होटल में एक कमरा लिया। वहीं कॉल और कैथरीन ने अपनी आखिरी घटना के बाद जो कुछ हुआ एक दूसरे को बताया, मगर इस बार कॉल को लगने लगा था कि वो पागल हो चुका है, लेकिन अब तक कैथरीन को यकीन हो चुका था कि वो सच में भविष्य से आया हुआ है और वो वर्ल्ड वार 1 में भी मौजूद था। फिर कैथरीन ने उसे वो नंबर मांगा जिससे उसने 1990 में वैज्ञानिकों से बात करने की कोशिश की थी। फिर कैथरीन ने इस नंबर पर फोन करके वैज्ञानिकों से कहा कि 12 मंकीज ग्रुप ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब जल्दी ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा जिससे 500 करोड़ लोग मारे जाएंगे। अपनी अंडरग्राउंड दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता था, वो यहीं पर रहकर खुली हवा में सांस लेकर आजाद रहना चाहता था। इसलिए उसने अपना ये एक दांत तोड़ दिया। इसी दांत में लगी हुई चिप की वजह से भविष्य के वैज्ञानिक उसे टाइम में आगे पीछे किया करते थे। खैर फिर कैथरीन और कॉल ने अपने कपड़े बदलकर नया भेष ले लिया। जब कैथरीन अपने नए रूप में उसके सामने आई कि उसे एहसास हुआ कि उसके सपनों में आने वाली औरत वही है। तभी कॉल ने कहा कि मरने से पहले वो एक बार समुद्र देखना चाहता है। वहीं जेफरी और उसके साथियों ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसके पिता को अगवा कर लिया था। फिर उन्होंने जू और सभी जानवरों को रिहा कर दिया। इधर कॉल और कैथरीन समुद्र पर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। रास्ते में ड्राइवर ने उन्हें बताया कि 12 मंकीज ग्रुप ने ग्रुप्स और लैब के सभी जानवरों को रिहा कर दिया है। तभी कॉल और कैथरीन को एहसास हुआ कि 12 मंकीज ग्रुप का मकसद असल में वायरस को फैलाना नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ जानवरों को आजाद करना चाहते थे। फिर वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंचकर कॉल को एहसास हुआ कि उसके सपने में यही जगह आती थी। इसी दौरान पुलिस भी वहाँ पर कॉल को ढूंढ रही थी। तब कैथरीन टिकट लेने गई तो जाने से पहले कॉल ने उसे चूम लिया। फिर कॉल ने वैज्ञानिकों को फोन करके उन्हें बताया कि असल में वायरस फैलाने में 12 मंकीज का कोई हाथ नहीं है। फिर उसने कहा कि वो हमेशा के लिए यहीं पर रहने वाला है, इसलिए उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन जल्दी फ्यूचर से उसका दोस्त वहाँ पर आया और उसने कॉल को एक बंदूक देकर कहा कि उसे अपना मिशन पूरा करना ही होगा। वहीं रिसेप्शन पर एक आदमी ने अलग अलग जगहों की फ्लाइट बुक की हुई थी और इत्तेफाक से ये वही जगह थी जहाँ पर वायरस सबसे पहले फैलना शुरू हुआ था। फिर हम उस सपने वाले बच्चे को एयरपोर्ट में आते हुए देखते हैं। असल में ये कोई और नहीं, बचपन वाला कॉल ही था। उधर कैथरीन ने देखा कि अलग अलग जगहों की टिकट्स
सांस लेने वाला आदमी डॉक्टर पीटर्स था, जो कि जेफरी के पिता के साथ जानलेवा वायरस के साथ काम करता था। कैथरीन को शक हो गया कि वायरस फैलाने में डॉक्टर पीटर का हाथ है, इसलिए उसने तुरंत डॉक्टर पीटर का पीछा किया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने चेकिंग करते समय वायरस का डब्बा खोल दिया। अचानक कैथरीन ने वहाँ पर हंगामा कर दिया और कोल ने मौका देखकर डॉक्टर पीटर पर बंदूक चला दी, लेकिन फिर एन वक्त पर पुलिस ने कोल को गोली मार दी। तभी कैथरीन उसकी तरफ दौड़ी तो अब कोल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इधर बचपन वाला कोल भी ये सब देख रहा था और तब से उसे इसी दिन का सपना बार बार आने लगा। दूसरी ओर अब डॉक्टर पीटर प्लेन में था और अब उसके साथ बैठी हुई औरत ने कहा कि शायद इंसानों का धरती पर रहना मुश्किल होने वाला है। ये कोई और नहीं बल्कि भविष्य से आई एक वैज्ञानिक थी और डॉक्टर पीटर्स ने कहा कि वो एकदम सही कह रही है। फिर उस औरत ने सारे वायरस की जानकारी अपने 2035 वाले सारे वैज्ञानिकों को भेजी ताकि वो लोग इस वायरस का इलाज ढूंढ सकें। उन्होंने डॉक्टर पीटर्स को पकड़ाया या मारा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वायरस कभी फैलता ही ना और न ही 5 बिलियन लोग मारे जाते। इस तरह वक्त की पूरी टाइम लाइन ही गड़बड़ हो जाती और फिर 2035 वाले लोग दोबारा धरती पर ना आ पाते। इसलिए अब वो वायरस की जानकारी से उसका इलाज ढूंढेंगे ताकि 2035 के लोग एक बार फिर से धरती पर वापस रहने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके।